YouTube channel of Supreme 60 and this is Suyaj Bajpayee in front of you. So students, अभी हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर ली है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बेसिक कंसेप्ट आपके सामने आ चुका है। आप समझ चुके हो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो आपको क्या फिजिकली रिप्रेजेंट कर रहा है ना स्टूडेंट्स। तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंपल चीज़ है, वो ये बता रहा है कि एक क्रॉस सेक्शन से एक एरिया से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, है ना। इसकी जानकारी, इसकी इंफॉर्मेशन हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स देता है हमको। क्लियर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब किसी क्लोज सरफेस से जीरो है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा इतना है कि जितनी फील्ड लाइंस उस एरिया के, उस क्लोज सरफेस के अंदर आ रही होंगी, उतनी फील्ड लाइंस उस क्लोज सरफेस से बाहर भी जा रही हैं। क्लियर। तो ये मतलब है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी क्लोज सरफेस से कांस्टेंट है। स्टूडेंट्स, एक क्लोज सरफेस क्या है इसको समझते हैं। एक क्लोज सरफेस जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी सरफेस जो हर तरफ से क्लोज्ड हो, है ना, वो एक क्लोज सरफेस है। फॉर एग्जांपल अभी हमने एक एग्जांपल देखा था, है ना, लास्ट में अभी हमने एक एग्जांपल दिया है, एग्जांपल नंबर 2, जिसमें जो अपना हेमिस्फीयर था वो ओपन हेमिस्फीयर था। क्लियर। और वही हेमिस्फीयर जब हमने एक तरफ से क्लोज कर दिया तो वो जो टोटल सरफेस अब बन गई थी वो एक क्लोज सरफेस बन चुकी थी। ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्लोज सरफेस बेसिकली क्या है, जो हर तरफ से क्लोज्ड हो। ठीक। तो जब भी हम किसी क्लोज सरफेस से नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे, है ना स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी क्लोज सरफेस से एक नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे तो वो जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो आपको बताएगा कितनी फील्ड लाइंस इसके अंदर आ रही हैं और कितनी फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं। मींस अगर फ्लक्स जीरो है, इसका मतलब जितनी फील्ड लाइंस अंदर आ रही हैं वो बराबर हैं जितनी फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं। नेट फ्लक्स का मतलब है कि कितनी नेट फील्ड लाइंस उस सरफेस से बाहर जा रही हैं। अगर जितनी फील्ड लाइंस अंदर आ रही हैं उतनी ही बाहर जा रही हैं, इसका मतलब नेट जो बाहर गई या फिर नेट जो अंदर आई वो जीरो हो चुका है। क्लियर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप इसी तरह से समझिए कि भाई जो अंदर आ रही हैं फील्ड लाइंस, जो अंदर फील्ड लाइंस आ रही हैं, उनको अगर आपने प्लस से डिनोट किया, जो बाहर फील्ड लाइंस जा रही हैं उनको आपने माइनस से डिनोट कर दिया। क्लियर। तो आपसे पूछा गया नेट फील्ड लाइंस कितनी इस सरफेस के अंदर आई हैं। मान लीजिए अंदर आने वाली +2 है और बाहर जाने वाली भी -2 हो गई। क्लियर। तो आप समझ रहे हैं स्टूडेंट्स, कितनी नेट फील्ड लाइंस अंदर आई, दैट विल बी 0। क्लियर। या फिर कितनी नेट फील्ड लाइंस बाहर गई, दैट विल बी 0। हेंस द फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस विल बी 0। ठीक है। कब तक 0 होगा, अब हम इसकी बात गॉस लॉ से समझेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है। कब ये फ्लक्स 0 होगा, इसकी बात हम गॉस लॉ से समझेंगे। ठीक। तो गॉस लॉ बेसिकली क्या है, इसको समझने के पहले एक चीज ये समझिए कि कोई भी क्लोज सरफेस है उसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है ना, और जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उससे ज्यादा बाहर जा रही हैं, इसका क्या मतलब हो सकता है स्टूडेंट्स। बात से इतनी सी है कि एक क्लोज सरफेस है, कोई एक क्लोज सरफेस है, उसमें कुछ फील्ड लाइंस अंदर आ रही हैं, कुछ एक्सटर्नल फील्ड की वजह से कुछ फील्ड लाइंस अंदर आ रही हैं, लेकिन उससे जो फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं वो ज़्यादा हैं जितनी फील्ड लाइंस अंदर आ रही थी उससे। मीन्स सपोज कि अगर अंदर वाली फील्ड लाइंस हम बोल दें 4 हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल कि अंदर आने वाली फील्ड लाइंस अगर 4 हैं, बाहर जाने वाली फील्ड लाइंस अगर 6 हैं, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इस बार नेट फ्लक्स 0 नहीं है ना स्टूडेंट, क्योंकि अंदर आने वाली फील्ड लाइंस 4 हैं, बाहर जाने वाली फील्ड लाइन 6 हैं। बाहर जाने वाली फील्ड लाइंस को अगर हम पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, आने वाली को निगेटिव से डिनोट कर देते हैं, तो दिस विल बी 6 - 4 मीन्स 2। इसका क्या मतलब है कि जो बाहर जाने वाली फील्ड लाइंस हैं वो ज़्यादा हैं, कितने, 2 से। क्लियर। इसका मतलब नेट फ्लक्स जो होगा इस केस में स्टूडेंट्स वो 0 नहीं होगा। सबको समझ में आ रहा होगा ये कि क्यों वो फ्लक्स 0 नहीं होगा। फ्लक्स इसलिए नहीं 0 है क्योंकि जितनी फील्ड लाइंस अंदर आ रही थी उतनी फील्ड लाइंस बाहर नहीं जा रही हैं, अब फील्ड लाइंस उससे ज़्यादा बाहर जा रही हैं। तो ऐसा स्टूडेंट्स कब होगा, ऐसा कौन से केस में होगा, समझने की कोशिश कीजिए। ये एक क्लोज सरफेस है, ये एक क्लोज सरफेस है और इससे अंदर आने वाली फील्ड लाइंस, मान लीजिए अंदर आने वाली जो फील्ड लाइंस हैं वो लेट इट टू बी, वो हम नेगेटिव से डिनोट कर रहे हैं, और जाने वाली फील्ड लाइंस इस बार हम पॉजिटिव से डिनोट कर रहे हैं। क्लियर। तो अंदर आने वाली फील्ड लाइंस -4 है, मान लीजिए 4 फील्ड लाइंस अंदर आई हैं, 4 इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस अंदर आई हैं। हम आपको सिर्फ एक एग्जांपल की तरह समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सिर्फ एक एग्जांपल है। क्लियर। हम कोई लाइंस काउंट नहीं कर रहे हैं, एक एग्जांपल के तौर पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो अंदर आने वाली फील्ड लाइंस 4 हैं, तो इसको हमने -4 कह दिया क्योंकि ये अंदर आ रही हैं, ये माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि फील्ड लाइंस अंदर आ रही हैं। क्लियर। बाहर जाने वाली फील्ड लाइंस जो हैं वो लेट इट टू बी 6, तो ये +6 हो जाएंगी क्योंकि ये फील्ड लाइंस बाहर
जा रही हैं, सरफेस के बाहर जा रही हैं। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स कि जो टोटल अंदर आने वाली फील्ड लाइंस हैं वो 4 हैं, लेकिन जो बाहर जाने वाली फील्ड लाइंस है 1 2 3 4 5 वो 6 हो चुकी हैं। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, ये कौन से केस का एग्जांपल हो सकता है, ये सिर्फ उस केस में पॉसिबल होगा जब इस सरफेस के अंदर, इस क्लोज सरफेस के अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्टेंस में होगा, कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, सिर्फ तभी ये पॉसिबल हो सकता है। मतलब कि ये केस सिर्फ तब पॉसिबल होगा, ये केस सिर्फ तब पॉसिबल होगा जब इस सरफेस के अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, अगर इस सरफेस के अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब जो बाहर जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कैसे इंक्रीज हो गई अंदर आने वाली से। लेकिन अगर इस सरफेस के अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएट हो रही हैं, और ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये इसी चार्ज की होंगी। ये जो 2 फील्ड लाइंस मैंने एक्स्ट्रा दिखाई हैं वो इस चार्ज की ही वजह से होंगी। क्लियर? आई होप दैट दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। ठीक है, अगर यहीं पे हम एक निगेटिव चार्ज ले लें, सोचिए, खुद सोचिए, अगर इस सरफेस के अंदर एक निगेटिव चार्ज आ जाए, ठीक है, एक निगेटिव चार्ज आ जाए, तो आप खुद सोचिए कि इस बार अंदर आने वाली फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी या बाहर जाने वाली फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी। खुद सोचिए कि अगर यहीं पे हम एक केस ले लें जिसमें अंदर आने वाली फील्ड लाइंस जो हैं वो -6 हैं, वो -4 ले लेते हैं, चलिए -4, मतलब 4 लाइंस इस सरफेस के, इस क्लोज सरफेस के अंदर आ रही हैं। क्लियर? लेकिन जो बाहर जा रही हैं वो सिर्फ 2 हैं, वो सिर्फ 2 हैं। क्लियर? इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब है क्या एक्चुअली। ठीक है, तो इसका मतलब स्टूडेंट्स से इतना है कि फ्लक्स इससे भी 0 नहीं है इस बार। खुद देखिए, क्या फ्लक्स इससे 0 है? तो ये कौन सा केस होगा जब फ्लक्स 0 नहीं है। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं कि 2 फील्ड लाइंस इससे बाहर जा रही हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं 2 फील्ड लाइंस इसमें अंदर आई भी होंगी। क्लियर? 2 फील्ड लाइंस इसमें अंदर आई भी होंगी। क्लियर? लेकिन ये जो 2 एक्स्ट्रा फील्ड लाइंस हैं ये किस वजह से हैं, ये समझने की कोशिश कीजिए। अगर ये समझ में आ गया, पूरा गॉस लॉ समझ में आ गया। क्लियर? तो ये समझिए कि ये जो 2 एक्स्ट्रा फील्ड लाइंस हैं ये सिर्फ इस वजह से हैं क्योंकि इस सरफेस के अंदर इस बार एक निगेटिव चार्ज है, एक निगेटिव चार्ज Q है, जिसकी वजह से ये 2 फील्ड लाइंस एक्स्ट्रा आ रही हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो आई होप दैट द बेसिक ऑफ गॉस लॉ इज क्लियर टू यू। एक गॉस लॉ का जो बेसिक है वो आपका यहां से बन चुका है। ठीक, कि भाई हमेशा एक क्लोज सरफेस में हमेशा इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा, लेकिन सिर्फ तब नहीं होगा जब उस क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज हो, है ना। अगर उस क्लोज सरफेस के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज है तब भी अंदर आने वाली फील्ड लाइंस बाहर जाने वाली फील्ड लाइंस के अंदर नहीं होंगी, तब भी उसका फ्लक्स 0 नहीं होगा, वो फ्लक्स पॉजिटिव होगा। क्लियर? लेकिन अगर और जब उसमें कोई नेगेटिव चार्ज है तब भी उसमें नेट फ्लक्स 0 नहीं होगा। क्लियर? क्योंकि इस बार भी जो अंदर आने वाली फील्ड लाइंस है वो बाहर जाने वाली फील्ड लाइंस के इक्वल नहीं होंगी। इसका मतलब इस बार भी इस रीजन में कोई एक फ्लक्स, इस क्लोज सरफेस से कोई एक फ्लक्स एसोसिएटेड होगा जो कि 0 नहीं होगा। क्लियर? तो कब 0 होगा? जब इसमें कोई चार्ज नहीं होगा, इस क्लोज सरफेस में कोई चार्ज नहीं होगा। स्टूडेंट्स, ये वाला केस हम कर चुके हैं, ये वाला केस हम कर चुके हैं जब अंदर आने वाली फील्ड लाइंस जो हैं, अंदर आने वाली फील्ड लाइंस जो हैं ये अगर +4 हैं, ये अगर -4 हैं, जो आने वाली है अंदर उनको हम निगेटिव से डिनोट कर रहे हैं, और जो बाहर जाने वाली फील्ड लाइंस हैं वो ये स्टूडेंट्स अगर +4 हैं। क्लियर? ये केस हम डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी क्लोज सरफेस है उससे जितनी अंदर आने वाली फील्ड लाइंस हैं उतनी बाहर जाने वाली फील्ड लाइंस होंगी, लेकिन कब? जब उस सरफेस के अंदर कोई चार्ज ना हो। मतलब इस बार इस केस में फ्लक्स 0 होगा। तो स्टूडेंट्स 3 केस बताए मैंने, केस 1, केस 2 एंड केस 3। इस केस में फ्लक्स 0 है क्योंकि अंदर कोई चार्ज नहीं है, जितनी अंदर आने वाली फील्ड लाइंस उतनी बाहर जाने वाली फील्ड लाइंस हो जाएंगी। इस केस में फ्लक्स 0 नहीं है, क्यों? क्योंकि अंदर एक पॉजिटिव चार्ज है जिसकी वजह से बाहर जाने वाली जो फील्ड लाइंस है वो अंदर आने वाली फील्ड लाइन से ज्यादा होंगी। क्लियर? और ये थर्ड केस है अपना, जब अंदर एक नेगेटिव चार्ज है ना। इस केस में क्या होगा? जो बाहर जाने वाली फील्ड लाइंस है वो कम होंगी अंदर आने वाली फील्ड लाइन से, क्योंकि इसमें एक अंदर नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है। क्लियर? तो जो फ्लक्स है वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है डियर स्टूडेंट? एक क्लोज सरफेस से जो टोटल फ्लक्स होगा, ध्यान से सुनिएगा, एक क्लोज सरफेस से
जो टोटल फ्लक्स होगा वो उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज रखा हुआ है, कितना चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव और नेगेटिव, इस चीज पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब वो इस चीज पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रहा है कि बाहर कितना चार्ज रखा है क्लोज सरफेस के। क्लियर? क्लोज सरफेस के बाहर कितना चार्ज रखा है, इस चीज पे नेट फ्लक्स जो है किसी भी क्लोज सरफेस से वो नहीं डिपेंड कर रहा है कि बाहर कितना चार्ज रखा है उस पे, सिर्फ इस पे डिपेंड कर रहा है कि उस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज रखा हुआ है। क्लियर? तो अगर आपको किसी भी क्लोज सरफेस से फ्लक्स चाहिए, अगर आपको किसी भी क्लोज सरफेस से टोटल फ्लक्स चाहिए है, तो आपको सिर्फ ये देखने की जरूरत है कि इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज रखा हुआ है। क्लियर? आपको ये बिल्कुल भी जज करने की जरूरत नहीं है कि उस सरफेस के बाहर कितना चार्ज रखा हुआ है, और उस सरफेस के बाहर जो चार्ज रखा भी हुआ है उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है? आपको सिर्फ ये देखने की जरूरत है कि उस सरफेस के अंदर चार्ज में क्या वेरिएशंस आ रहे हैं। अगर उस सरफेस के अंदर जो चार्ज रखा है उसको आप कम कर रहे हो, इसका मतलब क्या है कि फ्लक्स जो है वो भी चेंज होगा। क्लियर? तो अब जरा समझने की कोशिश करते हैं गॉस लॉ एक्चुअली कहना क्या चाहता है। यही बेसिक कंसेप्ट है गॉस लॉ का। आप ये जो मैंने 3 केसेस बताए आपको, केस 1 फ्लक्स 0, इनकमिंग आउट फील्ड लाइंस इज इक्वल टू आउटगोइंग फील्ड लाइंस। क्लियर? दिस इज द केस 1। ठीक? केस 2 when the plus q charge is inside the closed surface, clear, and the incoming outlines is less than the outgoing outlines, clear, and flux is positive here. ठीक? And third case, when the negative charge is inside the closed loop, means incoming field lines is greater than the outgoing field lines and the flux is negative in this case. Clear? ठीक है? क्योंकि जो फील्ड लाइंस अंदर आ रही हैं उसको हमने नेगेटिव साइन से शो करना है, और जो फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं उसे हम पॉजिटिव साइन से शो कर रहे हैं। ये जो मैंने लास्ट में ये जो 3 मैंने जो कंसेप्ट बताए हैं, इनको अलग से आप अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। ठीक है? पूरे गॉस लॉ को जो बेसिक है वो यहीं से आपको क्लियर हो चुका है। ठीक है? वो यहीं से क्लियर हो चुका है। अब हमें बस स्टेटमेंट्स देखनी है। क्लियर? अब हमें स्टेटमेंट देखनी है और समझना है कि वो स्टेटमेंट क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर? जो बेसिक आपका सेट हो चुका है, बेसिक मैंने आपका सेट कर दिया है इन 3 एग्जाम्पल से, इनको अलग से बनाइएगा कॉपी में। ठीक है? और इन्हीं से ही आप पूरा गॉस लॉ रिवाइज कर जाओगे। ठीक है? चलिए समझते हैं कि गॉस लॉ एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है। तो लेट कम्स टू द पॉइंट, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, दिस इज इंपॉर्टेंट हियर, क्लोज सरफेस is proportional to the total electric charge enclosed within the surface. The total electric charge enclosed within the surface means क्या है कि जो टोटल फ्लक्स होगा, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा किसी भी क्लोज सरफेस से, वो उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज रखा हुआ है उस चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब अगर आप सरफेस के अंदर का पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करोगे तो उस सरफेस से जो फ्लक्स है वो भी इंक्रीज होने लगेगा। इतनी सिंपल सी बात गॉस लॉ ने कर दी। ठीक है? और यही चीज मैं आपको इस एग्जांपल से समझा रहा हूं। अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करोगे तो आप देखोगे कि जो फ्लक्स की वैल्यू है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, मींस जो बाहर जाने वाली लाइंस हैं वो और ज्यादा बढ़ जाएंगी जो अंदर वाली लाइंस हैं उनसे। ठीक है? तो ये चीज एक बेसिक है गॉस लॉ को। गॉस लॉ क्या कह रहा है कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज enclosed within the closed surface। अगर वो चार्ज निगेटिव है तो अंदर आने वाली फील्ड लाइंस बाहर जाने वाली फील्ड लाइन से ज्यादा होंगी। अगर वो चार्ज पॉजिटिव है तो बाहर जाने वाली फील्ड लाइंस अंदर आने वाली फील्ड लाइन से ज्यादा होंगी। अगर कोई चार्ज ही नहीं है अंदर, इसका मतलब टोटल फ्लक्स जो है उस सरफेस से 0 हो चुका है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स जरा समझने की कोशिश करते हैं ये टोटल फ्लक्स का क्या मतलब है। एक क्लोज सरफेस से टोटल फ्लक्स का एक्चुअली मतलब क्या है ना? यहाँ पे हम टोटल फ्लक्स क्यों यूज कर रहे हैं। ठीक है? चलिए देखते हैं। तो ये आपकी एक सरफेस है, ये क्या है, ये आपकी एक सरफेस है, एक जनरल सरफेस है। ठीक है? और इस सरफेस से हमें टोटल फ्लक्स निकालना है। पहले तो आपका क्वेश्चन ये है कि चेक कीजिए ये सरफेस क्लोज सरफेस है कि नहीं। ठीक है? तो जी हाँ, ये बिल्कुल एक क्लोज सरफेस है, ये 3D में सरफेस है। ये जो सरफेस आपको दिख रही है ये 3D में सरफेस है। ठीक है? मतलब इसके अंदर कोई चीज हम रख सकते हैं। क्लियर? इसके अंदर कोई चीज हम रख सकते हैं। कोई भी क्लोज सरफेस है, वो क्लोज सरफेस का मतलब सिर्फ ये है जब सरफेस एक क्लोज्ड होगी तो इसका मतलब ये है कि उस सरफेस के अंदर हम कुछ रख सकते हैं, उस सरफेस के अंदर हम कोई चार्ज रख सकते हैं। क्लियर? तो समझते हैं। तो ये एक क्लोज सरफेस है डियर स्टूडेंट्स
और इस क्लोज सरफेस पे आपको टोटल फ्लक्स अगर निकालना है तो आप क्या करोगे, अगर इस सरफेस में आप कोई भी पॉइंट ले लो, इस सरफेस में आप कोई भी पॉइंट ds ले लो, ठीक है, आपको इस टोटल सरफेस से फ्लक्स निकालना है, ठीक है, लेकिन आप टोटल सरफेस से फ्लक्स नहीं निकाल सकते क्योंकि हर पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता है, क्लियर। तो आप क्या करोगे, आप एक छोटा सा एलिमेंट ds ले लोगे, उस ds एलिमेंट में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा दैट विल बी d phi, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको मिल चुका है वो d phi हो जाएगा, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू d phi आप वो d phi निकाल लोगे उस छोटे से ds के एरिया से, ठीक है। तो d phi निकालने के बाद आप उस d phi को इंटीग्रेट कर दोगे, जैसे ही आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको टोटल फ्लक्स सरफेस से मिल जाएगा, टोटल सरफेस से फ्लक्स मिल जाएगा, है ना, टोटल सरफेस से फ्लक्स मींस टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस आपको मिल जाएगा, है ना। तो समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होगा टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, ठीक। तो देखिए ये एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस है, इस सरफेस से आपको एक फ्लक्स निकालना है, ठीक है। तो हमने इस सरफेस पे एक छोटा सा एलिमेंट ds कंसीडर कर लिया है, ds वेक्टर इस डायरेक्शन में है, दिख रहा है ds वेक्टर, क्योंकि ds इज एरिया वेक्टर एंड एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एरिया, ठीक है। तो ये ds वेक्टर आपको दिया गया है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इस पॉइंट पे दी गई है, ये इस डायरेक्शन में है, क्लियर। अब बात ये है कि ये कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, अब बात ये है कि ये कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, कौन से का मेरा यहाँ पे ये मतलब है कि क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर चार्ज रखा है सिर्फ उसकी वजह से है कि ये यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये पॉइंट, ये क्वेश्चन अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है, इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए कि यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यूज हो रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये सिर्फ अंदर रखे हुए चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है या फिर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो टोटल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, चाहे वो बाहर वाले चार्ज की वजह से हो चाहे वो अंदर वाले चार्ज की वजह से हो, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट पे वो होगी। ये क्वेश्चन मेरा आपसे है और इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक मिनट खुद सोचिए वीडियो पॉज करके। इसका आंसर ये है, मैं बताने जा रहा हूं, इसका आंसर ये है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट पे ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका मतलब वो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अंदर वाले चार्ज की वजह से और बाहर वाले चार्ज की वजह से, दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे आ रही है उसका वेक्टोरियल एडिशन, उसका वेक्टोरियल एडिशन मतलब उसका रिजल्टेंट है, मतलब अंदर वाले चार्ज और बाहर वाले चार्ज की वजह से जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस पॉइंट पे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्लियर। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि गॉस लॉ में जो फ्लक्स आया है, जो गॉस लॉ में जो फ्लक्स आया है वो सिर्फ और सिर्फ अंदर वाले चार्जेस की वजह से आया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गॉस लॉ में जो फ्लक्स आया है वो ओवरऑल फ्लक्स है, क्लियर, चाहे चार्ज बाहर हो चाहे चार्ज अंदर हो, क्लियर। तो फिर से चलते हैं, हमने यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ds ले लिया है, ठीक है, और इस ds पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E है, ध्यान रहे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है अंदर वाले चार्ज की वजह से और बाहर वाले चार्ज की वजह से, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लीजिए इसे कॉपी में, क्लियर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अब इस छोटी से एरिया में, इस छोटे से एरिया में ds एरिया में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स d phi होगा वो हम कैसे निकालेंगे, दिस d phi विल बी, दिस d phi विल बी, d phi लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, d phi विल बी E डॉट ds, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ये सिंपल वही है अपना फ्लक्स का फॉर्मूला, ठीक है, d phi इज इक्वल टू E डॉट ds। भाई हमने मान लिया कि इस छोटे से ds एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ही चेंज करी होगी, है ना, जो भी वेरिएशन होगा वो बहुत ही माइन्यूट होगा, तो उस वेरिएशन को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। हमने मान लिया यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E है, ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमने E मान ली तो इस पॉइंट पे स्टूडेंट्स, इस पॉइंट पे जो एरिया वेक्टर है वो ds है, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो d phi होगा इस पॉइंट पे वो E डॉट ds आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ठीक। अब इसके बाद जब हमें टोटल सरफेस से निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, सिंपल इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds। लेकिन स्टूडेंट्स आप ये ऑब्जर्व कीजिए कि जो इंटीग्रेशन का साइन है वो इस बार कुछ अलग तरीके का है। ये अलग तरीके का इसलिए है क्योंकि गॉस लॉ जो है वो सिर्फ एक क्लोज लूप के लिए, क्लोज सरफेस के लिए डिफाइंड है। गॉस लॉ सिर्फ और सिर्फ एक क्लोज सरफेस के लिए डिफाइंड है डियर स्टूडेंट, और यहाँ पे जो इंटीग्रेशन हो रहा है, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन हो रहा है ये सिर्फ क्लोज सरफेस के ही लिए हो रहा है, ये सिर्फ क्लोज सरफेस के ही लिए हो रहा है, क्लियर। तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस की बात करता है अपना गॉस लॉ, क्लियर। स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है एकेडमिक के लिए भी और कंपटीशन के लिए भी। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, थ्रू अ closed surface is proportional to the total electric charge enclosed within the surface, clear, means electric flux through a closed surface जो है वो अपना
वो अपना क्या होगा फाई, वो फाई जो है वो क्या हो जाएगा ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन थ्रू द क्लोज सरफेस। ये जो साइन है ये इंटीग्रेशन थ्रू अ क्लोज सरफेस का है, मींस क्लोज सरफेस इंटीग्रल है। ये क्या है? क्लोज सरफेस इंटीग्रल। क्लियर? मींस ये इंटीग्रेशन थ्रू अ क्लोज सरफेस है ई डॉट डी एस। मतलब इस तरह के जितने भी डी एस हमें इस क्लोज सरफेस में मिलेंगे, इस तरह के जितने भी डी एस हमें इस क्लोज सरफेस में मिल जाएंगे, उन सारे डी एस को हम ऐड कर देंगे, उन सारे डी एस को हम ऐड कर देंगे, मतलब सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे और हमें यहाँ से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। इस तरह से हमें इस सरफेस से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टूडेंट्स मिल जाएगा। क्लियर? तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें मिल चुका है। ये गॉस लॉ नहीं है, ये तो सिंपल है ना? ये तो सिंपल अपनी फ्लक्स की डेफिनेशन चल रही थी, गॉस लॉ तो अब स्टार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल फ्लक्स है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? वो फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज एनक्लोज्ड इन द सरफेस। मींस आपकी सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, कितना चार्ज है से ये मतलब है, मान लीजिए +2 और -1, +2 कूलम और -1 कूलम, दो चार्ज हैं, तो नेट चार्ज अंदर कितना हो गया? नेट चार्ज आपका +1 कूलम हो गया। मान लीजिए अंदर +5 और -6 कूलम चार्ज रखा है, +5 कूलम और -6 कूलम, तो अंदर इस बार जो चार्ज है डियर स्टूडेंट वो -1 कूलम हो चुका है। क्लियर? हेंस this flux through a closed surface, electric flux through a closed surface is directly proportional to the charge enclosed in the closed surface, is directly proportional to the charge enclosed in the closed surface। और स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो एक इक्वालिटी का साइन आता है और एक कांस्टेंट आता है। यहाँ पे जो कांस्टेंट आया है ये 1/ε0 आया है, ये कांस्टेंट 1/ε0 आया है। और ε0 जैसा कि आप जानते हैं ε0 क्या है? ε0 इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जब ये सिस्टम अपना एयर में रखा हो। क्लियर? तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज ε0। क्लियर? ε0 की वैल्यू भी आप जानते हैं 8.85 × 10⁻12 कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर? तो ये आप जानते हैं इसकी वैल्यू हो जाती है ε0 की। क्लियर? तो ये है अपना गॉस लॉ, मींस फ्लक्स एनक्लोज्ड इन द क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू Q एनक्लोज्ड अपॉन ε0। ठीक है, तो Q यहाँ पे भी वही है, तो ये फ्लक्स आपका क्लोज सरफेस से निकल आएगा, है ना? तो दिस फ्लक्स विल बी इक्वल टू Q एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय ε0। Q एनक्लोज्ड मतलब जितना सरफेस में चार्ज हो। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो गॉस लॉ पूरा है, ठीक है, गॉस लॉ तो सिर्फ इतना है, और ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है, ये जो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है, ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस की डेफिनेशन है। तो जो टोटल गॉस लॉ आ जाएगा वो आपका इस चीज से समझ में आ रहा है दैट the flux through a closed surface is equal to Q enclosed upon ε0. This will be equal to closed surface integral of E dot ds. E dot ds. अब स्टूडेंट समझिए, ये आपका एक्सप्रेशन है, ये आपका एक्सप्रेशन है गॉस लॉ का, ये आपका गॉस लॉ का एक्सप्रेशन है डियर स्टूडेंट। ठीक है, यही एक्सप्रेशन हम हर जगह यूज करेंगे। अब इसको यूज कैसे करना है, इसको यूज कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना? आपको एक चीज ये समझनी है कि जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे सरफेस में कांस्टेंट होगी, है ना, जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे सरफेस में सेम होगी, क्लियर, तब क्या होगा? तब आपका इस सरफेस इंटीग्रल से जो ई वेक्टर है वो बाहर आ जाएगा, है ना? पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले जब हमें इसे सॉल्व करना है, सबसे पहला काम जो हम करेंगे, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए चाहे, सबसे पहले हम इनका डॉट प्रोडक्ट कराएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कराएंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा ई डॉट ds डॉट कॉस थीटा। मान लीजिए थीटा की वैल्यू 0 है तो कॉस थीटा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो E डॉट ds आ गया। अब हमने डॉट प्रोडक्ट करा दिया है, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इस E वेक्टर को बाहर निकाल लेंगे। ठीक, E वेक्टर क्यों बाहर आ जाएगा? तब बाहर आएगा जब पूरे में E इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पूरी सरफेस में सेम हो, है ना? मींस पूरी सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कांस्टेंट हो। हम एग्जांपल्स देखेंगे, अभी हम कुछ एग्जांपल, कुछ एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ देखेंगे, उसमें हमें समझ में आ जाएगा कि कब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड कब उस इंटीग्रल से बाहर आ जाएगी। क्लियर? तो हम उसी केस में गॉस लॉ का यूज कर पाएंगे जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो। क्लियर? तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल लेंगे और सरफेस इंटीग्रल ds का सरफेस इंटीग्रल ये आपको टोटल सरफेस एरिया दे देगा, इस इमेजिनरी सरफेस का टोटल एरिया दे देगा। क्लियर? और स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, ये जो टोटल एरिया आएगा, ठीक है, इस टोटल एरिया में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो अंदर वाले चार्ज की वजह से और बाहर वाले चार्ज की वजह से टोटल फ्लक्स जो है वो आपका गॉस लॉ में लिया जाता है। और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी आपकी इनसाइड चार्ज और आउटसाइड चार्ज दोनों की वजह से कंसीडर की जाती है। क्लियर?
तो याद रखिएगा जो फ्लक्स है वो आपके बाहर वाले चार्ज पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। जो फ्लक्स है, जो टोटल फ्लक्स है किसी क्लोज सरफेस से, वो बाहर कितना चार्ज रखा है इस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। आप चाहे बाहर कुछ भी चार्ज रख दो, कितना भी वेरिएबल चार्ज रख दो, उसको चेंज करते रहो, कोई मतलब नहीं पड़ता। लेकिन आप अगर अंदर वाले चार्ज को चेंज कर दोगे तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा, ठीक है। अंदर वाले चार्ज को अगर आप चेंज कर दोगे, ठीक है, कम ज्यादा करोगे तो फ्लक्स भी कम ज्यादा होने लगेगा। क्लियर? वो जो फ्लक्स है, जो टोटल क्लोज सरफेस से जो टोटल फ्लक्स है वो इनसाइड चार्ज कितना रखा है इस चीज पे डिपेंड कर रहा है, बाहर वाले चार्ज से कोई मतलब नहीं। क्लियर? लेकिन हाँ, अगर इनसाइड जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन आप उस चार्ज की पोजीशन चेंज कर रहे हो, उस चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर सेम है, मान लीजिए इसके अंदर कोई चार्ज रखा है, ठीक है, और इस चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, क्यू है, लेकिन आप इस चार्ज को यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ इस तरह से आप चेंज करते हो उसकी पोजीशन, तो इस पोजीशन के चेंजिंग की वजह से फ्लक्स पे कोई भी असर नहीं आने वाला है। क्या कोई असर आएगा? इस पोजीशन चेंजिंग की वजह से फ्लक्स पे कोई भी असर नहीं आएगा, क्योंकि जो फ्लक्स है वो चार्ज अंदर कितना रखा है इस पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज कहाँ रखा है इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। क्लियर? फाई ई फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई डॉट ds का क्लोज सरफेस इंटीग्रल, ठीक है। मतलब वो जो फ्लक्स है वो आपका अंदर चार्ज कितना रखा है उस पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज कहाँ रखा है इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। क्लियर? अच्छा, तो ये कुछ चीजें हैं जो कि गॉस थ्योरम में बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम गॉस थ्योरम में कुछ पॉइंट्स देखेंगे, क्लियर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने वाले हैं। तो सबसे पहले आप एक बार फिर से समझ लीजिए दैट गॉस लॉ, व्हाट इज गॉस लॉ? द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस is proportional to the total electric charge enclosed within the surface, means total electric flux through a closed surface is equal to q upon epsilon naught, ठीक है। और टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता कितना है? E डॉट ds का सरफेस इंटीग्रल, ठीक है। और ये जो इंपॉर्टेंट मैंने एग्जांपल आपको समझाया था, ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे गॉस लॉ को समझने के लिए, ठीक है। तो आई होप दैट द थिंग इज वेरी मच फैमिलियर टू यू। एक चीज जो इंपॉर्टेंट है इस पूरे कंसेप्ट में, जो हम एक सरफेस यूज करेंगे जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह निकालनी होगी, वो एक इमेजिनरी सरफेस होगी। जैसे कि यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो ये एक इमेजिनरी सरफेस थी, इस इमेजिनरी सरफेस को हम बोलेंगे गॉसियन सरफेस। क्या बोलेंगे? गॉसियन सरफेस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस सरफेस कॉल्ड गॉसियन, GAUSSIAN, गॉसियन सरफेस। सीधी बात है, गॉस लॉ, तो ये सरफेस कैसी हो जाएगी? गॉसियन सरफेस। इस सरफेस की बस एक खास बात ये है कि ये सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस है। क्लियर? ये कोई रियल सरफेस नहीं है, ये एक इमेजिनरी सरफेस है, इसीलिए मैंने इस सरफेस को डॉटेड लाइन से अगर मैं बना दूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये सरफेस एक डॉटेड लाइन से बना दी जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर? इस तरीके से डियर स्टूडेंट, हम इस गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। हम जहाँ पे भी एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ लगाएंगे, गॉस लॉ का यूज करेंगे, वहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने की कोशिश करेंगे, हमें अंदर चार्ज पता होगा उसकी मदद से। क्लियर? तो हम आते हैं अब कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे गॉस थ्योरम की, लेकिन उसके पहले कुछ गॉस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होने चाहिए, वो मैंने यहाँ पे अभी डिस्कस भी किए हैं, लेकिन वो आपके पास रिटन में होने चाहिए। तो उन पॉइंट्स को देखते हैं सबसे पहले। ओके स्टूडेंट, तो अब कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फॉर गॉस लॉ, वो हम जरा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इनको नोट डाउन भी करते जाइएगा, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्लियर? और ये आपका पूरा गॉस लॉ को समझने में बहुत हेल्प करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले ये समझिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपीयरिंग इन गॉस लॉ is the resulting electric field due to all charges present inside as well as outside the given closed loop, given closed surface। मतलब क्या है कि जो क्लोज सरफेस है उसके अंदर कोई चार्ज Q in रखा है, ठीक है। Q in मान लिया नेट चार्ज इनसाइड है और Q आउट मान लिया नेट चार्ज आउटसाइड है। क्लियर? तो आपको गॉस लॉ में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर करते हो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंसिडर करते हो, जो गॉस लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कंसिडर करते हैं, दैट E डॉट ds, ये मैं समझा चुका हूँ। वो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है? मीन्स बिकॉज ऑफ इनसाइड चार्ज और बिकॉज ऑफ आउटसाइड चार्ज की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इनसाइड प्लस आउटसाइड दोनों की वजह से जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो होती है। तो इस क्वेश्चन को आप कॉपी में लिख लीजिए और इसका आंसर भी लिख लीजिए, ठीक है। दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड यूज्ड इन गॉसेस लॉ इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ इनसाइड चार्ज एंड आउटसाइड चार्ज। ये मैंने आपको अभी समझाया भी है। क्लियर स्टूडेंट? तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जो गॉस लॉ में यूज होगी, जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, दैट इन क्लोज लूप इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds, जैसा कि अभी हमने फॉर्मूला लिखा था कि क्लोज लूप इंटीग्रल ऑफ
ई डॉट डी एस का क्लोज लूप इंटीग्रल, ठीक है। इसमें ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यूज होती है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यूज होती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उस सरफेस के उस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बिकॉज ऑफ इनसाइड चार्ज एंड बिकॉज ऑफ आउटसाइड चार्ज, क्लियर। वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड अपीयरिंग इन गॉसेस लॉ is the resultant electric field, is the resultant electric field due to all charges present inside as well as outside the given closed surface. Means वो जो flux होगा वो भी net electric flux होगा, clear? The now we are coming, first point is over, now we are coming to the second point, the contribution of the charges outside the closed surface. The contribution of the charges outside the closed surface in producing the flux is zero. ये समझने वाली बात है कि भाई जो चार्जेस जो बाहर हैं, जो बाहर चार्जेस हैं, Q नॉट चार्जेस बाहर हैं, मान लीजिए Q आउट, ठीक है, Q नॉट Q O मीन्स Q आउट, मान लीजिए कुछ चार्जेस बाहर हैं, तो उनकी वजह से जो फ्लक्स होगा, मैंने आपको बताया है, उनकी वजह से जो फ्लक्स होगा वो जीरो होगा, क्योंकि इस चार्ज Q नॉट की वजह से जितनी फील्ड लाइंस इस सरफेस के, इस क्लोज सरफेस के अंदर जाएंगी, उतनी फील्ड लाइंस इस सरफेस से बाहर भी आने लगेंगी। तो बाहर चाहे कितना भी चार्ज आप रख दो, बाहर आप चाहे कितना भी चार्ज रख दो, Q नॉट कितना भी रख दो, ठीक है, उससे इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे अंतर नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पे तो अंतर पड़ सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आपके दिमाग में कहीं ये कंफ्यूजन तो नहीं आने लगा कि भाई यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम इस चार्ज की भी ले रहे हैं, जब हम फील्ड इस चार्ज की भी ले रहे हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इस चार्ज पे डिपेंड क्यों नहीं कर रहा? तो डियर फ्रेंड्स, डिपेंड इसलिए नहीं कर रहा है, सिर्फ डिपेंड इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बताता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके अंदर आएंगी Q नॉट की वजह से, उतनी इसके बाहर जाएंगी। बिल्कुल सही बात है आपकी कि अगर हम Q नॉट चेंज करेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगी, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो चेंज हो जाएगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स अभी भी वही रहेगा स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं चेंज होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताता है, वो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताता है। तो Q नॉट चार्ज अगर आप बाहर इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हो तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इसके अंदर गई जो उसके बाहर जा रही हैं वो तो हमेशा ही बराबर रहेगा, ठीक है। जो इतनी फील्ड लाइंस इसके अंदर जा रही हैं और जो इसके बाहर जा रही है वो हमेशा बराबर रहेंगे, जो इस Q नॉट की वजह से होगा, जब तक इसके अंदर कोई चार्ज हम नहीं रख देते। अगर हमने इसके अंदर कोई चार्ज रख दिया तब ऐसा केस नहीं होगा, जो अंदर आने वाली फील्ड लाइंस है वो बाहर जाने वाली फील्ड लाइंस के बराबर नहीं होंगी। तो अभी ये पॉइंट हम समझ रहे थे कि जब कॉन्ट्रीब्यूशन सहयोग ऑफ द चार्जेस आउटसाइड द क्लोज सरफेस के बाहर जो चार्जेस हैं उनकी वजह से जो कंट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस आउटसाइड द क्लोज सरफेस इन प्रोड्यूसिंग द फ्लक्स को प्रोड्यूस करने में जो कंट्रीब्यूशन है वो जीरो होगा, क्लियर। मतलब जो फ्लक्स होगा आउटसाइड वाले चार्जेस की वजह से वो जीरो होगा। तभी इस लॉ में जो नेट फ्लक्स है वो हम क्या लेते हैं, Q इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिंपल Q इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो समझ लीजिए नो नेट फ्लक्स बिकॉज ऑफ Q आउटसाइड, जो आउटसाइड चार्ज है उनकी वजह से कोई फ्लक्स नहीं होता, बिल्कुल सही बात है, हम देख भी चुके हैं। बिकॉज ऑफ Q आउटसाइड द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कमिंग इन आर इक्वल टू दैट गोइंग आउट। ये वही चीज है जो मैं बहुत देर से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्लियर। तो आई होप दैट दीज 2 पॉइंट्स आर वेरी मच क्लियर टू यू, ठीक है। अब हम आगे आते हैं अगले पॉइंट्स पे, ओके स्टूडेंट्स। तो जो नेक्स्ट पॉइंट्स हैं अब हम उन पे आते हैं, ठीक। तो सिंपल सी बात है, समझते हैं। द नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट नंबर ऑफ लाइंस leaving the surface, where the net number of lines means lines leaving minus lines entering, lines leaving minus lines entering। मतलब क्या है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि कोई एक सरफेस है, उसमें कुछ लाइंस अंदर आ रही हैं, कुछ लाइंस बाहर जा रही हैं, क्लियर। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि कितनी लाइंस उसको छोड़ के जा रही हैं माइनस कितनी लाइंस उसमें आ रही हैं। मतलब मान लीजिए जो अंदर आने वाली फील्ड लाइंस हैं, अगर उनको हम उनका नंबर अगर हम स्मॉल e आउट से डिनोट करते हैं कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लीविंग द सरफेस इज E नॉट and number of field lines entering the surface is EI, then the electric flux is directly proportional to lines leaving minus lines entering। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल में सबसे पहले जब मैंने गॉस लॉ स्टार्ट किया था तभी मैंने ये चीज़ आपको बताई थी, क्लियर। वो जो 3 पिक्चर्स मैंने आपको अलग अलग दिखाई थी, वो जो 3 अलग अलग आपको मैंने लेवल्स दिखाए थे, वो वहीं पे ये चीज़ आपकी डिस्कस हुई है, क्लियर। तो जो भी नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा किसी भी क्लोज सरफेस से वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि कितनी फील्ड लाइंस उससे बाहर जा रही हैं,
माइनस कितनी फील्ड लाइंस उसके अंदर आ रही हैं। क्लियर? तो अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस गोइंग आउट टू द सरफेस, फील्ड लाइंस अगर ज़्यादा रही हैं बाहर, कम आ रही हैं अंदर जो आ रही हैं वो कम है, जा रही हैं वो ज़्यादा है, तो जो फ्लक्स होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। लाइंस लीविंग इज मोर, लाइंस एंटरिंग इज लेस, देन द फ्लक्स विल बी पॉजिटिव। और अगर जो लाइंस अंदर आ रही हैं वो ज़्यादा हैं, जो बाहर जा रही हैं वो कम हैं, तो जो फ्लक्स है वो नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सा पॉइंट था। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। That third point is covered, and the fourth point is if no net flux through any closed surface. If no net flux passes through any closed surface, मतलब कोई closed surface है, अगर उससे net flux जीरो है या फिर कोई फ्लक्स नहीं है, ठीक है, मतलब जीरो है फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ऐसा हो सकता है कि जीरो हो या फिर जीरो ना हो, है ना। ये भी हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है लेकिन अंदर कोई चार्ज नहीं है, इस वजह से जो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वही आउटसाइड जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी हो जाएंगी, दोनों EI इक्वल टू E0 हो जाएगा। अगर अंदर कोई चार्ज नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है लेकिन फ्लक्स जीरो है, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो हो जाए तो फ्लक्स जीरो हो जाए, ये दोनों केस हो सकते हैं। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो है तो हम ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे जीरो होगी कि नहीं, हम कोई कुछ कह ही नहीं सकते। क्लियर? क्योंकि ये भी केस आ रहा है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है लेकिन तब भी फ्लक्स जीरो है, और ये भी केस आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तब भी फ्लक्स जीरो हो जाए। तो अगर फ्लक्स जीरो है, नेट फ्लक्स किसी क्लोज सरफेस से जीरो है, तो हम ये बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, हम ये तो बोल ही नहीं सकते कि उससे उसकी जो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उस पर क्या उसका क्या योगदान है, उसका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, मीन्स वो जीरो है कि नहीं है, ठीक। लेकिन हाँ, एक चीज़ जो हम कंफर्मली बोल सकते हैं, अगर कोई नेट फ्लक्स सरफेस से जीरो है, अगर किसी सरफेस से नेट फ्लक्स जीरो है, तो एक चीज़ जो है वो हम श्योरली बोल सकते हैं, पूरी गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि उस सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, उस सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं होगा। तो यही बोल रहा है फोर्थ पॉइंट, इफ नो नेट फ्लक्स पासेस थ्रू एनी क्लोज सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड मे बी जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड मे बी जीरो, बट Q enclosed इनसाइड जो चार्ज होगा Q enclosed मस्ट बी जीरो, वो जीरो जरूर होगा। क्लियर? जो अंदर चार्ज है वो श्योरली जीरो होगा, वो गारंटीड के साथ जीरो होगा, पूरी गारंटी के साथ जीरो होगा। क्लियर? तो ये फोर्थ पॉइंट था। 2 पॉइंट्स और बाकी हैं, फिर हम अपने न्यूमेरिकल पोर्शन पे या फिर एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पे हम आएंगे कि गॉस लॉ का हम क्या यूज कर सकते हैं। पहले वो 2 पॉइंट समझ लेते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अब हम आते हैं गॉस लॉ के 2 जो पॉइंट्स बचे हैं, जल्दी से उन्हें कवर कर लेते हैं, फिर कुछ बात करेंगे, ठीक है। तो द पॉइंट्स आर, इफ वी चेंज configuration of inside charge by displacing it, ठीक है। मतलब कि अगर हम, भाई ये सरफेस है अपनी, इनसाइड का क्या मतलब है, क्लोज सरफेस के अंदर, तो क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज मान लीजिए Q in, अब हम इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहे हैं। कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहे हैं मतलब इसका हम डिस्ट्रीब्यूशन जो अंदर है वो चेंज कर रहे हैं। मान लीजिए हम इस चार्ज को 3-4 चार्ज में तोड़ दें और उसको अलग अलग रख दें, या फिर हम इसको डिस्प्लेस करें, ठीक है। इस तरह से हम इनसाइड चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकते हैं, मतलब इनका चार्ज का अरेंजमेंट हम चेंज कर सकते हैं, ठीक। तो अगर हम अरेंजमेंट चेंज कर रहे हैं तो आप खुद बताइए कि क्या जो अंदर चार्ज है, जो टोटल चार्ज है अंदर, वो तो नहीं चेंज हुआ ना। जब जो अंदर चार्ज है वो नहीं चेंज हुआ तो फ्लक्स जो है इस बार भी जो क्लोज सरफेस से फ्लक्स है, क्या वो चेंज होगा? बिल्कुल नहीं चेंज होगा, है ना। तो वही चीज़ है, इफ वी चेंज configuration, if we change the configuration of inside charge by displacing it, electric field at any point may change। भाई जो क्लोज सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, 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 वो चेंज हो सकती है। मान लीजिए पूरा चार्ज उठा के हमने यहाँ पे रख दिया, तो भाई इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम हो जाएगी, और इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऑब्वियस है कि बढ़ जाएगी। चार्ज पास में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी पास में, ठीक है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगी, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे चेंज कर सकती है, ठीक है। मे चेंज, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट मे चेंज, बट फ्लक्स विल नॉट चेंज। भाई जो फ्लक्स है वो नहीं चेंज होगा, क्योंकि फ्लक्स जो किसी भी क्लोज सरफेस है, जो किसी भी क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स है वो अगर फाइनली देखा जाए Q enclosed upon epsilon naught है। Q enclosed का कॉन्फ़िगरेशन आप चेंज कर रहे हो आप Q enclosed का कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहे हो, लेकिन जो चार्ज अंदर है उसकी वैल्यू नहीं चेंज कर रहे हो, वो उतना ही है, वो चार्ज कहीं बाहर नहीं जा रहा, वो सारा का सारा चार्ज अंदर ही है क्लोज सरफेस के। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो नेट फ्लक्स है इस क्लोज सरफेस से वो वही रहेगा, जो नेट फ्लक्स है इस क्लोज सरफेस से वो वही रहेगा, लेकिन इस क्लोज सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है
वो आपका वेरी कर सकता है, वो आपका वेरी कर सकता है। Hence, if we change the configuration of inside charge by displacing it or by distributing it again, electric field at any point may change, but flux will not change. But flux will not change. ठीक है, सोचिएगा इसके बारे में, रीजन लिख लीजिएगा, खुद आप लिख लीजिएगा रीजन। ठीक है, चलिए उसके बाद समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट। Next point is, if we change configuration of outside charge by displacing it, electric field at any point may change but flux will not. ठीक है, बस but flux will not, ठीक है। मतलब क्या है समझते हैं कि भाई अब हम चार्ज कुछ बाहर रखा है Q नॉट चार्ज कुछ बाहर रखा है Q0, ये चार्ज बाहर रखा है। अब अगर हम इस चार्ज को डियर स्टूडेंट डिस्प्लेस कर दें, ठीक है, तो क्या होगा, इस बार भी इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे चेंज कर सकती है, इस बार भी इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे चेंज कर सकती है, लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो चेंज नहीं करेगा, क्योंकि हमको पता है कि आउटसाइड वाले चार्ज की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। और क्यों नहीं होता है, क्योंकि आउटसाइड चार्ज की वजह से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके अंदर जाएंगी उतनी फील्ड लाइंस इसके बाहर भी आ जाएंगी। हम देख चुके हैं, जो दूसरा पॉइंट था वो यही था, क्या कि जो नेट फ्लक्स है Q0 की वजह से, मींस जो आउटसाइड चार्ज है उसकी वजह से कोई फ्लक्स नहीं होता है, नेट फ्लक्स जीरो होता है। तो भाई अब इस चार्ज को तुम चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, कहीं पे भी रख दो, तो क्या फर्क पड़ना है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ना है। जो नेट फ्लक्स है वो अभी भी नॉन वेरिएबल रहेगा, विल नॉट चेंज। क्लियर, तो फिर से इस पॉइंट को पढ़ देते हैं। इफ वी चेंज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आउटसाइड चार्ज बाय डिस्प्लेसिंग इट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट में चेंज, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे चेंज हो सकती है, बट फ्लक्स विल नॉट चेंज। ठीक है, तो इसका रीजन भी आप अपनी कॉपी में खुद से ही लिख लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, ये तो बात हो गई अपने गॉस लॉ की। ठीक, गॉस लॉ के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसकी बात हो चुकी है। ठीक है, तो स्टूडेंट आप मेरे साथ इसी तरह से बने रहिए। ठीक है, आई होप दैट द वीडियो इज वेरी मच इंटरेस्टिंग एंड द कंसेप्ट आर वेरी मच क्लियर। ठीक है, तो आप इसी तरीके से साथ रहिए। ठीक है, और हम और आप मिलकर खेल खेल पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक इसी तरीके से खत्म करते हुए चले जाएंगे। आई होप दैट गॉस लॉ विल बी वेरी मच ईजी टू यू। क्लियर, मतलब ये आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा सरल हो चुका है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्लियर, क्योंकि ये जो इसमें जो है जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझने वाले हैं। ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मीन्स जो नेट फ्लक्स है किसी सरफेस से वो क्यू नॉट अपॉन क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मीन्स जितना अंदर चार्ज है उस पर डिपेंड करता है। अब ये नेट फ्लक्स का क्या मतलब है, यहाँ से आपने समझा कि नेट फ्लक्स का मतलब ये है जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हर सरफेस पे उसका सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने पॉइंट्स लिखवाए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हर जगह नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, हर जगह नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड। ठीक है, और मैं जो मैं आपको बता रहा हूँ उस हिसाब से आप चलते जाइए, आप देखोगे बहुत जल्दी आप जो पहली बार इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हो उनको लिए भी बहुत फायदा है, और जो दूसरी बार पढ़ रहे हैं उनके लिए भी बहुत फायदा है। ये पूरा का पूरा चैप्टर बहुत ही कंसेप्चुअल है। ठीक है, और ये जो इसमें गॉस लॉ है ये सबसे ज़्यादा कंसेप्चुअल था। ठीक है, सबसे ज़्यादा कंसेप्चुअल था। ये बहुत लोग को बहुत टफ भी लगता है, लेकिन मेरा ये विश्वास है कि अगर आपने ये वीडियो मेरी देखी है स्टार्टिंग से, ठीक है, तो आपको गॉस लॉ में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ये मेरा विश्वास है। और मैं जानता हूँ कि अगर आपने गॉस लॉ और इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले दोनों वीडियोस देखी हैं तो आप गॉस लॉ खेल खेल में सीख जाओगे, पता भी नहीं चलेगा, पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक आपके ज़ुबान पे होगी। ठीक है, और हम कब इसे पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे पता भी नहीं चलेगा, बस थोड़ी सी ही इलेक्ट्रोस्टैटिक और बाकी। आई होप दैट द इंटरेस्ट इज़ रिमेनिंग इन यू। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब हम कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे गॉस लॉ की। ठीक है, तो स्टूडेंट्स साथ में रहिएगा। ठीक है, और करते रहिएगा चीज़ें। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम आते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पे। ठीक है, तो पहला एप्लीकेशन समझते हैं कि गॉस लॉ का क्या यूज़ है। ठीक है, किस तरह से हम गॉस लॉ को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो सेक्शन स्टार्ट हुआ है इससे आपको गॉस लॉ को यूज़ कैसे करना है ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझिएगा चीज़ें। क्लियर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ अ पॉइंट चार्ज। ठीक, तो हमें पता है जैसा कि भाई एक पॉइंट चार्ज की वजह से उससे r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, दिस विल बी kq by r square, where q is the charge magnitude of charge itself and r is the distance of the point where we have to find the electric field from the charge itself. क्लियर, तो ये फॉर्मूला होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है एक चार्ज की वजह से उससे r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का, kq by r square, where k is 1/4πε0, जिसकी एयर में वैल्यू होती है 9 × 10⁹। क्लियर, तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ पॉइंट चार्ज, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है। ठीक है,
तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं इसी चीज को हम गॉस लॉ से कैसे प्रूव कर सकते हैं। हमें यही चीज गॉस लॉ से निकालनी है, ठीक है। तो गॉस लॉ मैंने यहाँ पे लिख दिया एज इट इज दैट ई डॉट डी एस का सरफेस इंटीग्रल जो होगा दिस विल बी इक्वल टू क्यू इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सही लिखा है, ठीक है। समझने की कोशिश करते हैं, चलिए। तो ये चार्ज क्यू नॉट है, क्यू इन है, क्यू इन ये कोई चार्ज है क्यू इन, ठीक है, क्यू इन मान लिया। अब इस क्यू इन से हम एक आर डिस्टेंस पे एक इमेजिनरी सरफेस कंसिडर करेंगे। क्या कंसिडर करेंगे? एक इमेजिनरी सरफेस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट पे हम एक इमेजिनरी सरफेस क्रिएट करेंगे, ठीक है, और वो सरफेस क्लोज सरफेस होगी। तो ये जो इमेजिनरी क्लोज सरफेस है स्टूडेंट्स, ये सरफेस गॉसियन सरफेस कहलाएगी। क्या कहेंगे इसको हम? गॉसियन सरफेस। दिस विल बी अवर गॉसियन सरफेस डियर स्टूडेंट्स, क्लियर? दिस विल बी अवर गॉसियन सरफेस, क्लियर? तो ये जो गॉसियन सरफेस है ये एक स्फेरिकल सरफेस है, क्लियर? एक स्फीयर है, ये आर रेडियस का एक स्फीयर है, ठीक है, एक हॉलो स्फीयर है और इमेजिनरी है, क्लियर? तो इस सरफेस को गॉसियन सरफेस बोल दिया, ठीक। अब इस सरफेस की वजह से हम एक जनरल पॉइंट डिस्कस करते हैं, एक छोटा सा पॉइंट, एक छोटा सा एरिया हम लेंगे, दैट इज ds, क्लियर? क्योंकि हमें भाई गॉस लॉ यूज करना है और गॉस लॉ को यूज करते समय हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी सरफेस पे हर पॉइंट पे तो नहीं पता है ना, क्योंकि हमें वही तो निकालनी है। तो हमें हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे? हम ये मानेंगे कि एक छोटा सा एरिया ds मान लेते हैं, एक छोटा सा एरिया हम ds कंसिडर कर लेंगे। दिस एरिया विल बी ds, दिस इज ds, और ये एरिया जो है इसका वेक्टर जो होगा ये आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, ये एरिया वेक्टर आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि हमें पता है कि एक स्फीयर की वजह से जो उसकी सरफेस पे एरिया वेक्टर होता है वो परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है। मींस जो स्फीयर के लिए एरिया वेक्टर होगा वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। मींस रेडियली आउटवर्ड मींस सेंटर से ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर होगी, तो रेडियली आउटवर्ड एरिया वेक्टर होगा। दिस विल बी योर ds वेक्टर, क्लियर? और जैसा कि आपको गाइस पता है डियर स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है क्यू की वजह से, जो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका डायरेक्शन आपको पता है। उसका डायरेक्शन क्या होता है? उसका डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होता है। मींस उसका डायरेक्शन भी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लें कि E है तो वो भी आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो स्टूडेंट्स आप खुद बताइए कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल बन रहा है वो एंगल क्या जीरो है? क्या जीरो है वो एंगल? जी हाँ बिल्कुल, थीटा विल बी इक्वल टू जीरो। तो समझने की कोशिश करते हैं। अब हम आते हैं अपने गॉस लॉ पे, ठीक है। तो गॉस लॉ मैंने एज इट इज लिख दिया है, अब इस पे प्रोसीड करते हैं, इस पे आगे, ठीक है, कि भाई सरफेस इंटीग्रल ऑफ फाई, सरफेस इंटीग्रल और फाई ई डॉट ds को हम लिखेंगे E इंटू ds इंटू कॉस जीरो, क्लियर? कॉस जीरो। अब आगे हम क्या करेंगे भाई? E डॉट ds, E इंटू ds हो जाएगा, ये E ds हो जाएगा, डॉट हट चुका है, क्लियर? अब यहाँ सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है और ds का मैग्नीट्यूड है। दिस विल बी इक्वल टू q इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो अंदर चार्ज है वो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो अंदर चार्ज है q इंक्लूड en सफिक्स में है डियर स्टूडेंट, कोई फॉर्मूला नहीं है, q इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक, ये सफिक्स में है, en लिखा है, q इंक्लोज मतलब अंदर कितना चार्ज है q in, दिस विल बी q in, ठीक है। तो q इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आप ये बताइए, अब जो दूसरा एजम्पशन है, पहला हमने ये एंगल रख दिया, ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट अपना सिंपली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। जो दूसरी चीज हम फॉलो करेंगे वो क्या है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये डिस्टेंस पे डिपेंड करती है और पूरे स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी, जैसा कि हमें पता है, जैसा कि हमारा ऑब्जर्वेशन है, क्लियर? तो ये चीज अगर हमें पता है तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे सरफेस में कांस्टेंट हो चुकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे स्फीयर की सरफेस में कांस्टेंट हो चुकी है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस इंटीग्रल से बाहर आ जाएगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ गई, E इंटू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds बचा हुआ है यहाँ पे, दिस विल बी इक्वल टू q इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, q इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्लियर? तो स्टूडेंट्स आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds जो है ये टोटल सरफेस एरिया दे देगा आपको,
टोटल सरफेस एरिया किसका, जो गॉसियन सरफेस है उसका सरफेस एरिया आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि भाई यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds जो है वो कितना हो जाएगा, वो आपका ये स्फीयर का सरफेस एरिया हो जाएगा जो कि होता है 4 पाई आर स्क्वायर, जो कि होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब हम यहाँ प्रोसीड कर रहे हैं, तो दिस विल बी इक्वल टू E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुकी है, वो आ चुकी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इन अपॉन आर स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू K Q इन अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट? तो देखिए यही आ रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया ऑफ स्फीयर दैट विल बी 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इन अपॉन आर स्क्वायर मींस K Q इन अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, तो यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, किसी चार्ज Q की वजह से उससे r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो यही तो होती है, K इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू K Q बाय आर स्क्वायर, है ना, यही होती है ना। तो इसका मतलब क्या है कि गॉस लॉ को हमने यूज करके ये फिर से एक बार प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ अ पॉइंट चार्ज इज नथिंग बट K Q बाय आर स्क्वायर। एक एप्लीकेशन सिंपल सा गॉस लॉ को ये हो गया। तो स्टूडेंट्स मेथड याद रखिएगा, सबसे पहले आपने गॉस लॉ लिखा, ठीक है, उसके बाद आपने एक ds का एलिमेंट कंसिडर कर लिया एरिया पे, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच के एंगल देख लिया, ठीक है, उसके बाद आपने सिंपली E डॉट ds लगाया, ठीक है, और cos 0 1 होता है तो आपने उसकी वैल्यू रख दी। अब ये E डॉट ds सिंपल मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो चुका है। फिर आपको पता चला कि भाई सरफेस पे पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। गॉस लॉ, यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हम गॉस लॉ वहीं लगाएंगे। हम अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है बाय द मेथड ऑफ गॉस लॉ तो हम वहां पे इसे लगा सकते हैं जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे सरफेस में कांस्टेंट आ जाए। क्लियर? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का बीच का एंगल पूरी सरफेस के लिए कांस्टेंट होगा तो सिर्फ उस पोजीशन में ही हम गॉस लॉ को अच्छे से यूज कर सकते हैं, उसको यूज करके उससे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स अगर आपकी ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही बाहर नहीं आ रही है तो आप कैसे निकाल पाओगे, कैसे इंटीग्रेट कर पाओगे, है ना। तो ये आपको सरफेस इंटीग्रल अभी नहीं पढ़ाया गया है, इस वजह से आपको उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है। आपको इस सरफेस इंटीग्रल को सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आउट अपने आप सरफेस इंटीग्रल से बाहर आ जाएगी और सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds जो है वो अपने आप 4 पाई वो सरफेस एरिया हो जाएगा गॉसियन सरफेस का। क्लियर? तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट की कंसेप्ट है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट की कंसेप्ट है। क्लियर? कि आपको गॉस लॉ वहीं लगाना है जहाँ पे आपकी जो गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होगा वो पूरी गॉसियन सरफेस के लिए कांस्टेंट होगा, जैसा कि इस केस में हो रहा है। चाहे आप यहाँ ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल भी कांस्टेंट है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? ये पहला एप्लीकेशन है, दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। अभी हमें और भी ऐसे एप्लीकेशन देखने हैं, ठीक है। तो लेट अस मूव ऑन। ओके स्टूडेंट, चलिए समझते हैं दूसरा एप्लीकेशन, समझते हैं गॉस लॉ का। ठीक है, तो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लीनियर चार्ज वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लीनियर चार्ज वायर। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एक इनफाइनाइट लीनियर चार्ज वायर की वजह से क्या होती है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये हम जानते हैं। क्लियर? लेकिन अब इसी चीज को हमने इंटीग्रेशन से किया था, हम इंटीग्रेशन से ये कर चुके हैं, क्लियर, ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन अब यही चीज हमें गॉस लॉ से करनी है, ठीक है, यही चीज हमें गॉस लॉ को यूज करते हुए करनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं, समझते हैं कि क्या करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होती है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, वही हमें प्रूफ करना है, ठीक, लेकिन गॉस लॉ से। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि भाई ये अपना एक इनफाइनाइट चार्ज वायर है, एक इनफाइनाइट चार्ज वायर है, पॉजिटिवली चार्ज है, जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो आपको लैम्डा दी हुई है, लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको लैम्डा दी हुई है। क्लियर? तो लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको लैम्डा दी हुई है। अब आपको इस वायर की वजह से एट अ डिस्टेंस r पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। क्लियर? तो चलिए करते हैं। तो हमें जो गॉसियन सरफेस लेना है वो इस तरह से लेना है, वो इस तरह से लेना है कि भाई अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पूरी गॉसियन सरफेस में क्या हो, यूनिफॉर्म आ जाए। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि इस बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस के साथ, वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ वेरी करेगी। तो हम गॉसियन सरफेस जो इस बार लेंगे बहुत सोच समझ के लेंगे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी गॉसियन सरफेस में, इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी गॉसियन सरफेस में यूनिफॉर्म होनी चाहिए। तो इस बार जैसे कि हमने जब इस वो वाला कंसेप्ट किया था, जब चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल रहे थे, तो हमने गॉसियन सरफेस लिया था एक स्फीयर एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस r, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे स्फीयर में यूनिफॉर्म आ गई थी। इसी तरीके से जब हम यहाँ पे बात करेंगे तो हम गॉसियन सरफेस लेंगे पूरा का पूरा सिलेंडर, एक सिलेंडर लेंगे हम, ठीक है, जिसकी लेंथ जो है ये L है, ठीक है। और डियर स्टूडेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिर्फ वो इसी डायरेक्शन में होगी। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड
इस डायरेक्शन में फ्लैट सरफेस से क्रॉस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डियर स्टूडेंट जीरो हो जाएंगे, क्लियर। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो भी इस वायर की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो इस वर्टिकल डायरेक्शन में होंगी, इस वर्टिकल डायरेक्शन में होंगी, मतलब यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वर्टिकल डायरेक्शन में होंगी और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वर्टिकल डायरेक्शन में होंगी। इसका मतलब ये है कि जो इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही होंगी वो तो जीरो हो गई, ठीक है। इसका मतलब जो फ्लैट सरफेस है, जो फ्लैट सरफेस है, ये सरफेस, सरफेस 1 एंड सरफेस 2 ऑफ दिस गॉसियन सरफेस, इनसे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जीरो हो चुकी होगी, क्लियर। आपको पता है ना, ये कुछ मैं नया नहीं बता रहा हूँ, ये सिंपल सी चीज है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर परपेंडिकुलर वर्टिकल डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वर्टिकल डायरेक्शन में है तो इस फ्लैट सरफेस से, जो दोनों फ्लैट सरफेसेस हैं, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस नहीं कर रही होगी, मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा। क्योंकि अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड और एरिया वेक्टर राइट साइड है, मतलब यहाँ पे एंगल जो है वो 90 डिग्री हो चुका है। इसका मतलब फ्लैट सरफेसेस से, गॉसियन सरफेस ही हमने ली है और इस गॉसियन सरफेस की फ्लैट सरफेसेस से कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा। तो अब जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बच रहा है ये इस कर्व्ड सरफेस की वजह से बच रहा है, ठीक है। आई होप दैट इट इज वेरी मच क्लियर टू यू, ठीक है। और अब अगर फ्लक्स जो है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्लोज सरफेस, इस कर्व सरफेस की वजह से बच रहा है, तो निकाल लेते हैं उस पे, है ना। तो अब हम फिक्स करते हैं, एक छोटा सा एरिया ds ले लेंगे। भाई हमको पता है कि इससे कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं, इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो है और इससे भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो चुका है। अब हम एक छोटा सा एरिया ds ले लेंगे, एक छोटा सा एरिया हम स्टूडेंट्स ds ले लेंगे, ठीक है। अब आप बताइए इस ds पे जो एरिया वेक्टर है वो ऊपर की तरफ होगा, मींस दिस इज अवर एरिया वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी रेडियली आउटवर्ड होगी, मींस व्हाट इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इट विल बी जीरो, क्लियर। तो इस वजह से जो आपका d फाई हो जाएगा, अगर d फाई को हम देखते हैं तो d फाई जो हो जाएगा डियर स्टूडेंट, दिस विल बी, या फिर छोटे से एरिया में इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हो जाएगा वो E डॉट ds हो जाएगा। E डॉट ds मींस E वेक्टर डॉट ds वेक्टर मींस E इंटू ds इंटू कॉस जीरो हो जाएगा, जीरो इज द एंगल, ठीक है। तो उसी को यहाँ पे यूज करेंगे। सबसे पहले हम गॉस थ्योरम लिख देते हैं, गॉस थ्योरम या फिर गॉस लॉ लिख देते हैं, दैट इज E डॉट ds का सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। आगे प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ से समझिए दिस E डॉट ds will be nothing but E ds into cos 0 and cos 0 is nothing but equal to 1, ठीक। तो this will be equal to E ds, ये डॉट प्रोडक्ट सिंपल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक। अब यहाँ से समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी कर्व सरफेस में क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी, क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो r के साथ चेंज होती है और दोनों के केस में r ऊपर भी और नीचे भी सेम है, ठीक है। इस वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इंटीग्रल के बाहर आ जाएगी, E सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds एंड द सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds इज नथिंग बट द सरफेस एरिया, सिर्फ वो सरफेस एरिया जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस कर रही है। मतलब इस बार आपको सिर्फ कर्व सरफेस एरिया लेना है, टोटल सरफेस एरिया कोई नहीं लेगा। याद रखिएगा, लिख भी लीजिए कॉपी में कि टोटल सरफेस एरिया नहीं लेंगे जब हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, जब हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हम टोटल सरफेस एरिया नहीं लेंगे। गलती होती है स्टूडेंट से, बहुत स्टूडेंट से गलती होती है कि वो इस इंटीग्रल में टोटल सरफेस एरिया रख देते हैं सिलेंडर का और आंसर गलत आ जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि भाई यहाँ से तो फ्लक्स हम निकाल चुके हैं, इस सरफेस और इस सरफेस से जो फ्लक्स है वो ऑलमोस्ट जीरो हो चुका है, क्लियर। तो इस वजह से जो हमें सरफेस एरिया लेना है स्टूडेंट्स, वो हमें कर्व सरफेस एरिया लेना है, ठीक है। मींस दिस विल बी इक्वल टू E इंटू 2 पाई आर एल, दिस विल बी इक्वल टू lambda into L, means lambda because lambda L, why? Because lambda is the charge per unit length, means charge in unit L is equal to Q is equal to lambda L। मतलब जो अंदर चार्ज इतनी लेंथ में होगा, एक यूनिट लेंथ में चार्ज लैम्डा है, एक यूनिट लेंथ में चार्ज लैम्डा है, तो L लेंथ में चार्ज लैम्डा L हो जाएगा, ठीक है। तो L will be cancel, this will be lambda L will be cancel out, E is equal to lambda upon 2 pi एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट छूट गया यहाँ पे, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आई होप दैट दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू, ठीक है। तो कुछ नहीं किया है, बस अंदर का चार्ज निकालना इंपॉर्टेंट है। चार्ज अंदर कितना है, तो अगर 1 यूनिट लेंथ में चार्ज लैम्डा है, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो L लेंथ में जो चार्ज होगा सिलेंडर के अंदर गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज है, Q एनक्लोज्ड, अंदर गॉसियन सरफेस कितना चार्ज है, वो कितना है, लैम्डा इंटू L है। तो L कैंसिल आउट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो स्टूडेंट्स आई होप दैट दीज टू एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ इज वेरी मच क्लियर टू यू, ठीक है। और
अगर नहीं क्लियर है तो गाइस प्री रीडिंग्स करके आया करिए, ठीक है, प्री रीडिंग्स करके आया करिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम जब सरफेस और एग्जांपल्स देखेंगे और हमें एप्लीकेशंस देखने को गॉस लॉ के, तब चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत ही ईजी कंसेप्ट है। आई होप दैट दिस कंसेप्ट विल बी ऑन योर फिंगर टिप्स इन द नेक्स्ट लेक्चर, क्लियर। तो स्टे ट्यून्ड, ठीक है। और जो है आप न्यूमेरिकल्स जब भी मैं कराया करूँ, ठीक है, तो उसको वीडियो पॉज करके करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल्स भी हम देखेंगे, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, ओके। दिस इज सुयश बाजपेयी एंड दिस इज अवर यूट्यूब चैनल ऑफ सुप्रीम 60। थैंक यू।